नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है प्यार या नफ़रत। तो दोस्तों, इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। पहले दोनों पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इसके जो दोनों पार्ट हैं वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और चैनल है मेरा मन अप स्टॉक, जिसमें भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं। तो एक बार जाकर के उस चैनल पर उन स्टोरीज़ को भी पढ़िएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस चैनल के लिए भी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट को अब हम शुरू करते हैं। सोमपाल बोला, डरो मत किसना, हम तो अपनी बेटी शोभा के लिए करण का हाथ मांगने आए हैं। सोमपाल ने दोनों हाथ जोड़कर किशन से कहा। क्या? किशन और माता दीन दोनों के मुंह से एक साथ निकला। ये क्या कह रहे हो चौधरी साहब? कहाँ आप और कहाँ हम? शोभा की शादी करण के साथ? यह कैसे हो सकता है? करण और माया का ब्याह तय कर चुका हूँ मैं। अब मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। करण और माया भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। करण भी शोभा से शादी के लिए कतई तैयार नहीं होगा। इस बात के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, यह नहीं हो सकता। चौधरी साहब, मेरी बेटी पर दया करो। आपकी बेटी ने वैसे ही उसका चेहरा खराब कर दिया है, कौन करेगा उससे शादी? माता दीन बोला। करण के बिना तो मुरझा जाएगी मेरी फूल सी बच्ची। आपकी बेटी को तो एक से बढ़कर एक लड़के मिल जाएंगे। तब तक रामा और माया, करण, कला सब वहाँ आ जाते हैं। यह पता चलते ही कि सोमपाल अपनी बेटी शोभा के लिए करण का हाथ मांगने आए हैं, माया की आंखों से आंसू बहने लगे। चेहरा जल जाने के बाद उसने करण से दूरी जरूर बना रखी थी, पर प्यार तो उसे भी जान से ज़्यादा करती थी। माया चुनरी से अपना आधा चेहरा ढके हुए थी। चेहरा जल जाने का दर्द उसकी आंखों से झलक रहा था। करण से दूर होने के ख्याल से ही उसके मासूम चेहरे पर उदासी छा गई थी। सोमपाल किशन के मुख से मना सुनकर मन ही मन क्रोध से उबल रही थी, पर ऊपर से मुरझाई सूरत लिए थे। देखो किशन, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और वो जो चाहती है वो तो मैं उसे दिला ही देता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं क्या कोई खिलौना हूँ जो आपकी बेटी ने चाहा तो आप लेने आ गए? करण गुस्से में बोला। आज माया की जो हालत है उसके लिए आपकी बेटी ही जिम्मेदार है। मैं आपकी बेटी से नफरत करता हूँ और उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। करण, शांत हो जा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। कला बीच में ही करण को टोक देती है। सोमवती आगे बढ़कर कला के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मेरी बेटी मर जाएगी, उसकी जिंदगी अब आपके हाथों में है। इस बात का कला कुछ न बोली। उसकी चुप्पी रामा को खटक गई और वो माया का हाथ पकड़कर घर की ओर आ गई। रामा करण से नाराज थी, पर दामाद के रूप में वो करण को ही चाहती थी। माया की खुशी भी करण के साथ ही थी और वो भी जानती थी कि अब कोई भी उसकी जली हुई बेटी से ब्याह नहीं करेगा। कला की चुप्पी से उसके दिल में डर सा बैठ गया था। मुझे पता ही था कला के मन में लालच आ जाएगा। आखिर पैसे वालों का घर का रिश्ता जो है। मन ही मन बड़बड़ाती हुई रामा की आंखें नम हो गई थी। रामा माया को गुमसुम सी एक कोने में बैठकर करण के साथ बिताए हुए सुनहरे पल याद कर करके अंदर ही अंदर टूट कर बिखर रही थी। किशन की मना सुनकर अब सोमपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? करण बोला, हाँ, और मरते दम तक नहीं बदलेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, कल तक विचार कर लो और मुझे बता देना अपना फैसला। मैं कल फिर आऊँगा। चल सोमवती। सोमपाल अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला गया। किशन सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे मालूम है कि सोमपाल चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ खुरापात जरूर करेगा। माता दीन भी वही सोच रहा था। अब उसे माया की चिंता सताने लगी थी। उसके मन में डर बैठ गया था, कहीं सोमपाल अपनी औलाद के मुंह में माया के साथ। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या हुआ माता दीन? माता दीन सोच के दायरे से बाहर निकलकर, वो मैं कुछ नहीं, मुझे माया की फिक्र हो रही है किशन। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए माया को कोई छू नहीं सकता काका, महेश ने घर में घुसते हुए कहा। माया को मैंने बहन माना है, कोई हाथ तो लगाए उसे। हाँ काका, माया मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन तो जो हुआ वो अचानक हुआ था।
अब कोई माया को हाथ तो लगाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। करण ने कहा। और जो तुझे कुछ हो गया तो तेरे माई बापू का क्या होगा, यह सोचा है कभी? माया माया, जब देखो एक ही माला जपते हो दोनों बाप बेटे। माता दीन से कला वहां से जाने को कह देती है। माता दीन भैया जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। और करण, तू घर के अंदर चल, अब कहीं ना जाएगा तू। महेश, तुम जाओ अपनी बहन की पहरेदारी करो जाकर। कला का व्यवहार देखकर माता दीन भी हारे हुए जुआरी की तरह घर लौटकर आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटा आसमान की ओर देख रहा था, जैसे वो मन ही मन भगवान से माया की खुशियां मांग रहा हो। रामा चाय बना लाई और उसके पास बैठ गई। लो चाय पियो, क्या सोच में पड़े हो? कला भोजी के बारे में सोच रहे हो ना? सही बताऊं माया के बापू, कला भोजी की चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। देखो ना, चौधरी की बात का एक बार भी विरोध नहीं किया, उल्टा करण को ही चुप कराने लगी। महेश को भी भगा दिया उन्होंने। ये ठीक नहीं कर रही हैं। करण के कारण ही हमारी माया मरते मरते बची है। जिंदगी खराब हो गई है माया की। हाँ रामा, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। डर इस बात का नहीं है कि करण से माया की शादी न होने देगी कला भोजी। डर इस बात का है कि चौधरी कभी शोभा की खुशी के लिए हमारी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचाने लगे। ये क्या कह रहे हो तुम माया के बापू? करण शादी के लिए मना कर रहा है, उसमें बेचारी माया का क्या दोष है? माया थोड़े ही बीच में कुछ बोली जाकर। बेकार की चिंता कर रहे हो रामा, तेरी मोटी बुद्धि में कोई बात नहीं आने वाली। झुंझलाकर माता दीन बोला, जाकर अपना काम कर। माया कहाँ है? रोते रोते सो गई है भीतर अपने कमरे में। अच्छा है सो गई है, उठेगी तो मन हल्का हो जाएगा। मैं खेतों में जा रहा हूँ, अच्छे से घर बंद कर ले, माया को बाहर मत निकलने देना। माता दीन इतना कहकर खेतों में चला गया। उधर किशन के यहाँ कला गुस्से में करण और किशन से झगड़ रही थी। मुझे यह समझ में नहीं आता करण के बापू, तुम्हें करण प्यारा है या उससे ज़्यादा वो तुम्हारा दोस्त माता दीन? तुम्हें अपने बेटे की जरा भी फिक्र नहीं है? अरे साक्षात लक्ष्मी जी घर चलकर आ रही है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? माई, यह क्या लगा रखा है तूने? बिना बात जाने समझे कुछ भी बोले जा रही है। अचानक तुझे काका और माया से इतनी नफरत होने लगी कि तुमने उन्हें घर से भगा दिया। माई तू इतनी पत्थर दिल हो सकती है, मैंने कभी ना सोचा था। हाँ, भगा दिया। तुझे अपनी माँ की भावनाओं की परवाह नहीं है। जब देखो माता दीन और माया के अलावा कोई और नाम नहीं लेता है। एक बात कान खोलकर सुन ले करण, मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी कहाँ होगी और किससे होगी। तू भी सुन ले कला, करण की शादी माया से ही होगी। इसके लिए मुझे चौधरी की दुश्मनी सहनी पड़े तो सह लूँगा। किशन गुस्से में आकर कला से बोला, ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है तो करो दोनों का ब्याह, पर मेरे मरने के बाद। माई, करण तड़प कर बोला, यह कैसी जिद है तेरी? मैं माया से प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। कला, तू लालच में अंधी हो गई है। अरे शोभा सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए करण से ब्याह करना चाहती है। उसे करण से प्यार होता तो चुपचाप उसके रास्ते से हट जाती, यूं जिद में माया की जिंदगी ना बर्बाद करती। करण उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगा। तुझे करण की खुशियां दिखाई नहीं दे रही? दे रही है जी, इसीलिए बोल रही हूँ। चौधरी को हाँ कर दो, इकलौती बेटी है शोभा, हमारे बेटे के भाग्य खुल जाएंगे। किसानी में क्या मिला और क्या मिलेगा तुम भी जानते हो। ये कभी नहीं होगा माई। मुझे उस शोभा की शक्ल से भी नफरत है। ऐसी दौलत किस काम की है माई, जिसे पाकर इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाए। इस ब्याह यह ब्याह तो अब होकर ही रहेगा, यह मेरा फैसला है और तुम दोनों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कला के मन में सोमपाल की दौलत का लालच आ गया। उसने ठान लिया अब शोभा से ही करण की शादी होगी। इतनी सारी दौलत का अकेला वारिस होगा करण। इंसान के मन में लालच जाग जाए तो वो अपनों को भी दुख देने लगता है। करण माई के फैसले से बहुत दुखी था। अनजाने डर से उसका दिल डरने लगा। वो माया को भी नहीं छोड़ना चाहता था, पर
माई की धमकी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। किशन भी कला को के बदले रूप से अचंभित रह गए थे। जैसे जैसे दिन ढल रहे थे वैसे वैसे ही अनजाने डर से धड़कनें तेज होने लगी थी। सोमपाल सोमवती के साथ घर लौट आया था। शोभा उनका घर पे इंतजार कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि वहां पर क्या बात हुई है। वो तुरंत पानी लेकर सोमवती के पास आई। माई, पानी। बापू, आप भी पानी पी लो। तू पानी क्यों लाई है? घर के सारे नौकर मर गए क्या? रामू, मुरली, कहाँ मर गए सबके सब? जी मालिक। रामू और मुरली दोनों सोमपाल की आवाज़ सुनकर थर थर कांपने लगे। हमारी बिटिया हम लोगों के लिए पानी लेकर आई है और तुम सब देख रहे हो। इसकी तनख्वाह देते हैं तुम दोनों को। आज के बाद फिर ऐसी गलती हुई तो खाल खींच लूँगा तुम लोगों की। अब जाओ यहाँ से। पर बापू, मैंने ही। नहीं बिटिया, कोई भी कारण हो, इन नौकरों के होते हुए तू काम करे या कोई भी तेरे दुख की वजह बने तो सोमपाल जान ले लेगा उसकी। सोमवती, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौट आऊँगा। बापू के जाने के बाद शोभा ने सोमवती से सोमपाल के गुस्से की वजह पूछी। माई, क्या बात हुई? वो लोग नहीं माने क्या? सोमवती ने नहीं का इशारा किया पर कुछ कहा नहीं। शोभा तिलमिला उठी। यह सब उस लड़की माया के कारण हो रहा है माई। अगर मेरा ब्याह करण के साथ ना हुआ तो मैं उस माया को जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते बिटिया, सोमवती ने शोभा को टोकते हुए कहा। तेरी खुशियों के लिए तेरे बापू कुछ भी करने को तैयार हैं। अब तेरा ब्याह करण से ही होगा। पर माई, कैसे? सोमवती जवाब में बोली। तू शांति रख और जा सुनार को बुलावा भेज दे। जेवर भी तो बनवाने हैं। शोभा को बहलाते हुए सोमवती बोली। तू फिक्र ना कर, सब सही हो जाएगा। सोमपाल हवेली से निकलकर सीधे होशियार के पास गया और उन्हें आगे क्या करना है सारी बातें समझाकर वहां से कहीं और चला गया। कोई तो कारनामा करने की सोच रहे थे सोमपाल, जिसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दे रहे थे। आज की रात बहुत भारी थी। किसी की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। माया और करण एक दूसरे से बिछड़ने के दुख से बेहाल हो रहे थे। माता दीन और रामा माया के दुख से दुखी हो रहे थे। किशन को भी नींद नहीं आ रही थी। कला चैन की नींद सो रही थी, शायद दौलत के सपनों में जो खोई हुई थी। आंखों ही आंखों में रात बीत गई। कला बहुत बेचैनी से चौधरी का इंतजार कर रही थी। करण की पीड़ा से ज्यादा उसे चौधरी की दौलत की चाहत थी। माई, तेरा आखिरी फैसला है? करण ने पूछा। किस बारे में? कला ने अनजान बनकर पूछा। ब्याह के बारे में। माई, मैं शोभा से ब्याह नहीं करना चाहता। तू कई बार कह चुका है और मेरा जवाब भी सुन चुका है। अब काम करने दे, जा यहाँ से, कला ने कहा। ठीक है, तो फिर एक बात सुन ले माई। इस जिंदगी में तो मेरे दिल पर माया का नाम लिखा है। शोभा से ब्याह के लिए यह शरीर ही नहीं रहेगा तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इतना कहकर करण घर से चला गया। कला करण की बात सुनकर हतप्रभ रह गई। यह क्या कह रहा है करण? कहाँ जा रहा है? रुक करण, करण रुक जा, मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। पर करण मुड़कर भी नहीं देखता और वहां से चला जाता है। माया आंगन में खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही थी। करण को जाते देख घबरा गई। हे भगवान, कहीं करण कुछ गलत ना कर ले। माई, मैं सीता के पास जा रही हूँ। माया घर से निकलकर सीधे महेश के अखाड़े में जा पहुंची। महेश भैया, कहाँ हो? क्या हुआ माया? तू यहाँ कोई परेशानी है क्या? माया उन्हें कला और करण के बीच में हुई सारी बातें बताती है। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं करण ने कुछ गलत कर लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ रहे, बस सलामत रहे। उसकी खुशी देखकर मैं जी लूंगी। इतना कहकर माया रोने लगी। ना रो माया, महेश ने माया के आंसू पोंछते हुए कहा। मैं अभी जाकर देखता हूँ करण कहाँ है। उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तू घर जा, मैं अभी आता हूँ। महेश करण को ढूंढने के लिए सबसे पहले वहीं जाता है जहां करण और माया मिला करते थे। वहां करण को ना पाकर महेश वापस लौटने ही वाला था, तभी उसकी नज़र करण पर पड़ी, जो नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। महेश ने करण का पीछा किया। उसने करण को आवाज़ लगाने की गलती नहीं की।
करण बहुत दूर था। महेश को मालूम था कि यदि उसने आवाज़ लगाई तो करण यहाँ से भाग जाएगा। महेश जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँचना चाहता था। थोड़ी देर बाद करण नदी के किनारे खड़ा किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तुम? हाँ, मैं, महेश बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं कायरों की तरह मुंह छुपाकर भागने का इरादा तो नहीं कर लिया? हाँ महेश, शोभा से ब्याह करने से बेहतर है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, जहां कोई मुझ तक पहुंच न सके। मैं माया के बिना जी नहीं सकता। आंखों में दर्द छलक उठा था करण के। काश हम जल्दी 18 साल के हो जाते तो हमारी शादी भी हो जाती, फिर हमें यूं दूर न रहना पड़ता। करण उदास होकर बोला। तू ये सारी बातें छोड़, अभी घर चल, महेश ने कहा। नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, करण ने कहा। यह तेरा आखिरी फैसला है? महेश ने पूछा। हाँ, करण बोला। और अगर तुझे ना पाकर चौधरी ने माया या उसके परिवार को कुछ कर दिया तो तू क्या करेगा? कभी सोचा है? तेरा एक गलत फैसला कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा महेश, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इधर महेश करण को घर लौटने के लिए मनाने में लगा था। घर पर किशन, कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं करण को? सारे गांव में देख आया हूँ। कितना समझाया था तुझे कला, तू ना मानी। अगर करण को कुछ भी हुआ तो सारी जिंदगी तेरी सूरत नहीं देखूंगा। तभी चौधरी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। तो क्या सोचा तुम दोनों ने? करण कहाँ है? माना कि नहीं शादी के लिए? किशन बोला। नहीं चौधरी साहब, करण गुस्से में कहीं चला गया है। मैंने हर ओर देख लिया पर कहीं ना मिला। क्या? चला गया? कहाँ चला गया? अब तुम दोनों हमसे चाल चलोगे? जल्दी बताओ, कहाँ छिपा कर रखा है करण को? हम सही कह रहे हैं चौधरी साहब, पता नहीं छोरा कहाँ गया। किशन रोने लगा। सोमवती कला से बोली। देखो कला, सही बता दो करण कहाँ है। शोभा के बापू अपनी बिटिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। क्यों उनको गुस्सा दिला रहे हो तुम दोनों? हम सही कह रहे हैं, करण आज सुबह सुबह ही मुझसे गुस्सा होकर कहीं चला गया है। कह रहा था माया नहीं तो कोई और भी नहीं, कला ने रोते हुए कहा। गुस्से में बौखलाया सोमपाल अपने आदमियों से बोला। इन दोनों को पकड़कर हमारी पुरानी हवेली में ले चलो। करण जहाँ कहीं भी होगा अपने आप आएगा। और हाँ, उस माया को भी उठा कर ले जाना। आज उसका भी हिसाब किताब चुकता कर देते हैं। मेरी बेटी की खुशियों के बीच दीवार बनी हुई है। फिर मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे नहीं होती। सोमपाल अपने आदमियों को आदेश देता है कि सबको पुरानी हवेली ले चलो, और गुस्से से बौखलाया सोमवती को लेकर वहां से अपने हवेली लौट जाता है। रास्ते में सोमवती पूछती है, शोभा के बापू, अगर करण नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? सोमपाल बोला। तो हम क्या करेंगे? अरे नामो निशान मिटा देंगे दोनों परिवारों का, अगर उनके कारण शोभा का दिल टूटा तो। सोमवती अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब शोभा के बापू शोभा की शादी करण से ही करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हवेली पहुंचकर सोमवती ने शोभा को सारी बातें बताई। अब तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बिटिया। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया, तेरे बापू तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। शोभा खुश होकर, बापू, मेरे अच्छे बापू, सोमपाल के सीने से लग गई। सोमपाल ने कुटिल मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बस बिटिया, ऐसे ही मुस्कुराती रहना हमेशा। किशन के यहाँ छोड़ दो हमें, हम सही कह रहे हैं, हमें करण के बारे में कुछ नहीं पता। किशन ने चौधरी के आदमियों से छूटने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने किशन और कला को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। दो लोग मातादीन के घर में घुसकर माया को जबरन बाहर खींचने लगे तो रामा लाठी लेकर सामने आ गई। छोड़ दो मेरी बेटी को। माँ की ममता काली बनकर उन लोगों से मुकाबला करने लगी, यह जानते हुए भी कि वो उन्हें रोक नहीं सकती। फिर भी उसने उनसे उलझ गई। माया, भाग जा यहाँ से। पर माई तू, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा बिटिया, पर तुझे कुछ हो गया तो जा यहाँ से, रामा बोली। पर
थी तो वह एक कमजोर दुबली पतली काया की औरत। कहाँ रोक पाती उन हट्टे कट्टे आदमियों को। माया के भागने से पहले ही उन लोगों ने रामा को पकड़ लिया। उसको भी साथ ले चलो, चौधरी साहब देख लेंगे इसका क्या करना है। किशन और कला के साथ सोमपाल के आदमी रामा और माया को भी उनके घर से जबरन पकड़कर पुरानी हवेली लेकर चले गए। आस पड़ोसी सारे घटनाक्रम को मूक बने देख रहे थे। कोई भी चौधरी के डर के मारे बाहर निकल कर नहीं आया। जैसे ही वो लोग वहां से निकले, एक पड़ोसी ने अपना छोरे को माता दीन को बुलाने के लिए भेज दिया। बेटा जा, जल्दी माता दीन भैया को बुला कर ला। सोमपाल के आदमी सबको पकड़ ले गए हैं, उन्हें बताना पड़ेगा। जा, भाग कर जा। लड़का माता दीन को बुलाने भागता है तो रास्ते में उसे महेश और करण दिखाई देते हैं। करण भैया, करण भैया, क्या हुआ? तू इतना घबराया क्यों है? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है भैया। चौधरी साहब आए थे घर पर। काका ने बताया उन्हें आप गुस्से में कहीं चले गए, मिल नहीं रहे, तो वो उनकी बातों को झूठा समझकर बहुत गुस्सा हो गए और गुस्से में काका काकी को पुरानी हवेली में उठाकर ले गए। क्या? करण और महेश के मुंह से एक साथ निकला। हाँ भैया, और तो और वो लोग माया दीदी और रामा काकी को भी साथ में ले गए। हाँफते हुए लड़का बोला। यह तो होना ही था, महेश ने कहा। देखा करण, वही हुआ ना जिसका डर था। इसलिए तुझे इतनी देर से समझा रहा था कि घर चल। मुझे पता ही था तुझे घर पे ना पाकर वो चौधरी तेरे घर वालों को और माया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। सही कह रहे हो तुम महेश, सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है। मेरी एक गलती की सज़ा मेरे परिवार के साथ साथ मेरी माया को भी भुगतनी पड़ रही है। अब बातों में वक्त मत बर्बाद कर, चल जल्दी। हाँ भैया चलो। सुन छोटू, करण ने छोटू से पूछा, माता दिन काका को नहीं पता ना इस बारे में? क्योंकि मैंने सुबह उन्हें खेत में काम करते देखा था। नहीं भैया, उन्हें नहीं पता। बाबू ने मुझे माता दिन काका को ही बुलाने भेजा था। मुझे आप लोग दिखे तो आपको बताने आ गया। मैं काका के पास जा रहा हूँ। आप लोगों को बाबू ने बुलाया है, घर पर पहले उनसे मिल लेना। ठीक है, मैं चला। माता दिन खेतों में हल जोतने में मगन था। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपको कमेंट करके बताना है कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।